मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर एक और टॉपिक के साथ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत से तलबा ने ये मैसेज किए कि एक ऐसा सेशन हो जिसमें नावल, दास्तान और अफसाने तकाबली मुताला किया जाए ताकि इनका फ़र्क वाज़ेह हो सके, समझ आ सके। दोस्तों, आपके मशवरे हौसला देते हैं। इसी तरीके से आपने मशवरे देते रहिएगा। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इनकरेजमेंट मिलती है ताकि इस तरह का काम मज़ीद किया जा सके और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से निभाया जा सके। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे अभी-अभी आए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। आज हम देखेंगे उर्दू दास्तान, नावल और अफ़साना का तकाबली मुताला। ये तीनों असनाफ़ सुख़न नसरी असनाफ़ हैं और तीनों जो है फ़िक्शन में आती हैं। वह यहाँ नसर में इज़ार ख़याल होता है, तीनों में खुलासा होता है, एक मौजू होता है, लेकिन ये सब होते हुए भी ये एक दूसरे से अलग हैं। हर तालिब इल्म के लिए, उर्दू के तालिब इल्म के लिए और जो फ़िक्शन पढ़ता है उसको ये समझना ज़रूरी है कि इनमें फ़र्क क्या है। हम नावल को दास्तान नहीं कह सकते या नावल दास्तान नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, ये बातें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। नावल किस तरीके से अफसाने से अलग है, ये चीज़ें भी आपको जानने का मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने एक बार फिर अगर आप जाएंगे अपनी दास्तान की तारीफ में तो हम देखेंगे, मैं इस सेशन में कोशिश करूंगा कि आपको दास्तान की तारीफ अलग से, नावल और अफसाना की तारीफ जहां बताऊं और वहां उनमें क्या क्या फ़र्क है वो भी अलग अलग से बताएंगे। और कौन कौन सी दास्तानें अहम दास्तानें हैं, नावल कौन से बेहतरीन लिखे गए हैं जो उर्दू का शायकार है, कौन कौन से अफसाने बहुत अहम हैं और इसी तरीके से अहम नावल नगार, अहम दास्तान नगार या फिर अहम अफसाना नगार जो हमारे हैं जिनको अदब हमेशा याद करता है, उनके हवाले से बात होगी। पहले हम दास्तान की तारीफ करते हैं कि दास्तान ऐसी नसरी कहानी है जो लंबी और ख्याली हो, जिसमें देवमालाई और माफूकुल फितरत अनासिर शामिल हों। देखिए कि दास्तान में एक तो देवमालाई कहानियां होती हैं, देवों की, भूतों की, जिनों की, और तवील होना इसका जरूरी है, यानी ये खत्म जल्दी हो जाए तो वो दास्तान नहीं है। जैसे कि जिन अहबाब ने, जिन दोस्तों ने अलिफ लैला की दास्तान पढ़ी हो या फिल्म में देखा हो, कभी टीवी पे सीरियल आया करते थे, तो वो कहानी खत्म जहां होने वाली होती थी, वहीं से एक नई कहानी का आगाज हो जाता था। मिसाल के तौर पर कि एक शख्स है, वो किसी की जान बचाने के लिए पाकिस्तान में पहुंच जाता है। पाकिस्तान में पहुंचता है, उसको कोई ये आइडिया देता है कि जो चाबी आपको चाहिए, आपको अपने दोस्त अहबाब को बचाने के लिए, वो फलाने पिंजरे में है, वहां पे एक तोता है। वो तोता के पास पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो किसी और वादी में जाकर गिर जाएगा या कोई ऐसा दरवाजा खुलेगा जहां वो चला जाएगा, तो उसकी एक कहानी और का आगाज हो जाता है। गोया किस्सा दर किस्सा कहानियां लिखी जाती हैं। ये दास्तान की बात है। दास्तान के मुकाबले में आप नावल की तारीफ देखिएगा। नावल ऐसी नसरी कहानी है जो हकीकी जिंदगी के करीब हो। दास्तान ख्याली हो लेकिन नावल करीब हो, जिसमें किरदारों की नफ्सियात और हालात को तफसील से बयान किया जाता है। यहाँ पर किरदारों की नफ्सियात को देखा जाता है, उनके हालात को देखा जाता है, जो कि दास्तान में नहीं होता। यहाँ आपने एक फर्क देखा दास्तान और नावल में। दास्तान बहुत तवील होगी और नावल जो है वो हमारी हकीकी जिंदगी के करीब होगा, वो ज्यादा तवील भी नहीं होता है। वहां माफूकुल फितरत किरदार होते हैं, यहाँ किरदार जो है नफ्सियात उनकी परखी जाती हैं, वो हमारे बीच के किरदार होते हैं। अब देखिए आप अफसाना, मुख्तसर नस्ली कहानी जिसमें एक वाकया, एक कैफियत को मुख्तसर और मौसर अंदाज में पेश किया जाता है। नावल और दास्तान के बरक्स अफसाने में सिर्फ किसी एक वाक़े को पेश किया जा सकता है। मिसाल देता हूँ मैं, मान लो नावल में एक शख्स की ज़िंदगी का अहाता किया जाता है। एक शख्स की ज़िंदगी है, जैसे हर इंसान की ज़िंदगी है। वो इंसान मान लो कहीं मुलाज़िम है, उसका घर है, उसकी मुलाज़मत की ज़िंदगी है, उसकी समाजी ज़िंदगी है, उसका दोस्ताना है, दोस्ती है,
اس کی دشمنی ہے، تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ افسانے میں ان سبھی میں سے کسی ایک پہ بات ہوگی۔ مان لو ایک شخص جو ہے، اس کی ملازمت کی زندگی پہ ہم افسانہ لکھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ شخص گھر میں کیسا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کی طالب علمی کی زندگی کا افسانہ لکھا جا سکتا ہے، گھر کا نہیں ہوگا۔ یا ایک طالب علم ہے، وہ پڑھتا کہاں ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن اس کی گھر کی زندگی پہ افسانہ لکھا جا سکتا ہے، یعنی کسی ایک پہلو پہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے گا ان کا فرق۔ اب پھر ہم داستان پہ آتے ہیں۔ پہلے ہم نے سب کی تعریف کر لی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ داستان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ قدیم دور میں خاص طور پر فارسی اور عربی ادب سے داستانوں کا آغاز ہوا۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، فرصت کے اوقات میسر تھے، انسان کو زندگی اور سر پر چھپر نہیں تھا، گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، تو انسان آگ کے الاؤ لگا کے ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے۔ اسی طریقے سے کہانی کا آغاز ہوا۔ 19ویں صدی میں، ہم ناول کی بات کرتے ہیں، 19ویں صدی میں مغربی ادب سے متاثر ہو کر اردو میں داخل ہوا۔ داستان بہت قدیم تھا، ناول جو ہے وہ قدیم نہیں ہے بھائی، وہ 1800 کچھ کے بعد انگریزی ادب سے متاثر ہوا اور اردو ادب میں داخل ہوا۔ اس طرح اردو ادب نے بہت سی اصناف سخن انگریزی سے لی ہیں، دوسری زبانوں سے لی ہیں، اسی طرح ناول بھی انگریزی سے لیا ہے۔ حالانکہ ہم اگر ناول کا ذکر کریں، ناول اطالوی لفظ نوولیا سے نکلا ہے، جس کی انگلش میں معنی ہے نیو، اور نیو سے یہ اب اردو میں آیا تو یہ نیا کہلایا، کیونکہ نیا اس لیے تھا کہ یہ داستان کے مقابلے میں نیا تھا۔ اب افسانے کی ابتدا کب ہوئی؟ 20ویں صدی میں جدید ادب کی ایک صنف کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ داستان قدیم تھا، ناول نے 19ویں صدی میں جنم لیا اور افسانے نے 20ویں صدی میں جنم لیا، اور یہ ناول میں سے نکل کے آیا ہے۔ جب ناول بھی انسان کو طویل لگنے لگا اور قاری کو یا سامع کو یہ خواہش ہوئی یا اس کی ضرورت ہوئی کہ کوئی ایسی کہانی ہو جس کو ایک ہی نشست میں پڑھ کے ختم کیا جا سکے، کیونکہ ناول ایک نشست میں ختم نہیں ہوتا، اس طرح مختصر افسانے نے جنم لیا، جس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا گیا۔ اردو میں جب یہ آیا تو یہ اس کا ترجمہ ہی ہوا، شارٹ سٹوری سے مختصر افسانہ بن گیا۔ اب پھر ہم چلتے ہیں داستان پر، پھر داستان کی حیت کیا ہوگی؟ بہت طویل، کئی جلدوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، مطلب ایک داستان کی 4، 6، 8 جلدیں ہو سکتی ہیں، بہت طویل ہوگی، یہ اس کی پہچان۔ ناول متوسط یا طویل مختلف ابواب میں تقسیم ہوگا۔ ناول اگر زیادہ ہی طویل ہوگا تو یہ ابواب ہوں گے، اس کے الگ الگ چیپٹرز ہوں گے، الگ الگ باب ہوں گے، لیکن یہ بہت زیادہ جلدوں میں نہیں ہوگا، ایک ہی کتاب میں ہوتا ہے۔ میں نے کوئی ایسا ناول نہیں دیکھا ہے جو میری آنکھوں سے گزرا ہو جو جلدوں میں ہو، ایک کتاب ہوتا ہے، اس میں باب 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، ناول میں کردار جو ہے وہ حقیقت پسندانہ کردار ہوتے ہیں، جن کی نفسیاتی زندگی، نفسیاتی گہرائی بیان کی جاتی ہے، یہ ناول میں ایسے ہوتا ہے۔ افسانہ داستان میں ایک پرتجسس، حیرت انگیز واقعات، معجزات، بہادری وغیرہ جو ہے وہاں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو بہادری یہ ہے کہ جن اور پریوں سے انسان چیز چھین کے لے آتا ہے، اور معجزات دکھائے جاتے ہیں کہ کوئی کسی کے تابع کوئی جن ہو جاتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ سارے ویسے کام کرتا ہے جو ناول میں اور افسانے میں ہمیں نہیں ملتا۔ ناول میں جو موضوع ہے وہ سماجی زندگی ہوں گے، ہماری زندگی کے مسائل ہوں گے، نفسیات، تہذیبی اقدار، تہذیبی زوال اور سارے حقیقت کے آس پاس کے مسائل پیش کیے۔ افسانہ جو ہے حقیقی زندگی کی جھلک، نفسیاتی یا سماجی پہلو اس میں پیش کیا جائے گا۔ افسانہ اس لیے بہت مختصر ہوتا ہے۔ افسانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدھ سے لے کر پون گھنٹے تک جس کو پڑھ کے ختم کیا جا سکے، ایک ہی نشست میں جس کو ختم کیا جا سکے، جو ہمیں ایک تاثر چھوڑ کر چلا جائے، جو کسی شخص کی زندگی پہ افسانوی ڈرامائی طریقے سے لکھا جائے، حقیقی موضوع بھی آپ کے پاس ہو تو وہ افسانہ
बन सकता है, और या आपका तख़य्युल भी हो लेकिन वो हकीकत से बहुत करीब हो, उसको हम अफ़साना कह सकते हैं। जो मशहूर दास्तानें हमें मिलती हैं, अलिफ लैला, तिलिस्म खुशरबा, हमज़ा नामा, उसके बाद हम चले जाएँ अगर बाग-ओ-बहार मीर अमन की, उसके बाद आप चले जाएँ सब्रस मुलावजी की, और फिर अगर हम सैरुल बयान तो गुलज़ार नसीम जो मसनवियाँ हैं, उनको हम दास्तानी ज़ुमरे में रखें, हालाँकि वो मसनवियाँ हैं, शायरी में हैं, लेकिन जो कहानियाँ वहाँ पेश हुई हैं, वो भी बड़ी मशहूर हैं। जो मशहूर नावल हैं, मिर्ज़ा हदी रुस्वा का अमराओ जान अदा, प्रेमचंद का गौदान, कुतुल हैदर का आग का दरिया वगैरह वगैरह, शक़्स्त किशनचंद्र का, एक चादर मायूसी राजेंद्र सिंह बेदी का, बानो कुदुसिया ने अच्छे नावल लिखे हैं। ये मुख्तसर तौर पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हर तालिब इल्म ये बात याद रख सके। अफसाना की चंद मिसालें: तोता प्रेमचंद का, कफन प्रेमचंद का जो कि अफसाने की इब्तदाई इब्तदा है, इस अफसाने से आगाज होता है। नया कानून मंटू का, कहानी सादत हसन मंटू की। उसके बाद और भी कई ऐसे अफसाने हैं जिनमें कालू बंगी कृष्णचंद्र का, इसी तरीके से आप पोश की रात प्रेमचंद का, पंचायत मुंशी प्रेमचंद का, और माचिस की डिबिया बहुत मशहूर अफसाना है। और फिर हमारे जदीद अफसाना नगारों में बल्लाज मनीरा, सजाद हुसैन वगैरह ने बहुत अच्छे अफसाने लिखे, या असमत चुगताई का लहाफ। अब हम देखें दास्तानों में जो सबसे अहम किरदार पेश किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। मीर अमन में जैसे चार दरवेशों के किरदार है, सीरत अंबरी का किरदार है, फैजी है, अहमद हुसैन है। इसी तरीके से हम देखेंगे नावल में प्रेमचंद के नावल में किरदार हैं मिर्जा आदिल फके में अमीरन, अब्दुल हलीम शरर के किरदार, या कुरतुल एन हैदर के किरदार, सरजिया भट्ट वगैरह के किरदार भी बड़े मशहूर हैं। अहम अफसाना नगार साबिर हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, असम चुगताई, अहमदुद्दीन कासमी वगैरह वगैरह। अहम दास्तान है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अहम अफसानों में आप और इजाफा कर सकते हैं: ठंडा गोश्त, नया कानून, लियाफ, तोबा टेक सिंह। के अहम किरदारों में हुरी, राउदान का, नीले माग का दरिया, राजगीत के किरदार वगैरह भी काफी मशहूर होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये थे कुछ नावल के हवाले से बातें जिसको हमने कोशिश की कि नावल, दास्तान और अफसाना की पहले तारीफ अलग की जाए, फिर उनकी मिसालें ली जाएं, फिर उनके किरदार देखे जाएं, फिर उनके मौज़ूआत देखे जाएं, फिर अहम नावल, अहम दास्तान और अहम अफसाना जो हमारे पास हैं अदब में, तो फिर अहम नावल नगार, दास्तान नगार और अफसाना नगार। इस तरीके से आप थोड़ा वास्ट जाके देखिएगा। मैंने ज़्यादा तवील इसको नहीं किया है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। अपने मशवरे उस पे ज़रूर नवाजिएगा। आपको कैसा लगा ये सेशन, और राय दीजिएगा कि आपको किस तरह का सेशन मज़ीद चाहिए। मौज़ूआत भी आप बता सकते हैं किन-किन मौज़ूआत पे आपको चाहिए। उसके बाद हम शायरी पे भी करने वाले हैं। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।